हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज बेटा मैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए लेकर आ गई हूं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आपके पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इस वन शॉट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके बिजनेस स्टडीज के पहले 6 चैप्टर कवर करवाने वाली हूँ। तो पहले 6 चैप्टर्स का कुछ भी आ जाए पेपर में, उसके लिए तुम इस वीडियो से रेडी हो सकते हो। ठीक है, एक वन शॉट वीडियो की तरह भी समझ सकते हो, 6 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट रिवीजन भी समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, जिसमें से तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। मोस्टली स्कूल्स में पहले 6 चैप्टर का ही सिलेबस आता है, तो वही मैं आज यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ठीक है, अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हो तो वहां पे मैं हर रोज एमसीक्यू डालती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां से कर लेना। आज यहाँ पे मैं एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आज करवाए हैं। एंड किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, वहां से जाके जरूर सारी प्लेलिस्ट सेव करो, सारे चैप्टर्स का वन शॉट देखो, डिटेल वीडियोस देखो। बहुत अच्छी तैयारी हम तुम्हारी करवाने वाले हैं, 11th में भी, 12th में भी, सीयूईटी में भी। चलो जल्दी से हमारे वीडियो को करते हैं स्टार्ट हमारे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो पहले चैप्टर में तुम बेसिकली बिजनेस के बारे में ही पढ़ते हो, कुछ ज्यादा अलग हम नहीं पढ़ते हैं इसमें, है ना। तो बिजनेस के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें मेरे पास है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस में प्रॉफिट का क्या मोटिव है, प्रॉफिट का क्या रोल है, दोनों चीजें समझते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है ना, वो आप अपने बिजनेस की डेफिनेशन से भी डिराइव कर सकते हो, जो डेफिनेशन आप पहले ही पेज पे पढ़ते होते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मेरे पास टोटल 7 है। डेफिनेशन में भी तुम्हें ये सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी हम सेम ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस जो तुम करते हो वो तुम पैसा कमाने के लिए करते हो, ठीक है, अपना घर चलाने के लिए करते हो, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ सिंपैथी नहीं करते हो। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसको पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अच्छा, क्या कमाते हो बिजनेस करके? तुम बिजनेस करके कमाते हो प्रॉफिट। ठीक है, प्रोडक्शन करते हो या परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। बिजनेसमैन क्या करता है, या तो अपनी खुद की फैक्ट्री लगाता है और अपनी खुद की फैक्ट्री लगा के कुछ सामान प्रोड्यूस करता है, या फिर एक रिटेलर होता है या एक होलसेलर होता है जो पीछे किसी और से सामान खरीदता है और आगे किसी और को सामान बेचता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सामान को परचेज करके सेल करते हैं, और फैक्ट्री में क्या करते हैं, सामान को प्रोड्यूस करके बेचा जाता है। सामान माने तो या तो गुड्स या तो सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं, टैंजिबल चीजें जिसको तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो। सर्विसेज क्या होते हैं, पढ़ाई, है ना, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, सीए की सर्विस, टीचर की सर्विस, जो टैंजिबल नहीं है, जिसे तुम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, सेल या फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैं प्रोड्यूस करके या परचेज करके खुद यूज नहीं कर सकती। अगर मैंने खुद यूज कर लिया फिर वो बिजनेस नहीं है। मैं खुद नहीं यूज करूंगी, मैं उसको आगे बाजार में जाके बेचूंगी सामान को, तभी वो मेरा बिजनेस कहलाएगा। रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर मैंने एक बार अपना कोई सेकेंड हैंड आईफोन जो है वो बेच दिया एक बार, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। अगर रोज रोज करूंगी तब वो मेरा बिजनेस बनेगा। एक बार अपने भाई को पढ़ा दिया, एक बार दोस्त को पढ़ा दिया, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ले लिए, वो बिजनेस नहीं है। रोज रोज बच्चों को पढ़ाऊंगी, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊंगी, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, वरना तो वो जस्ट एक हॉबी है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। प्रॉफिट करने के लिए ही बिजनेस किया जाता है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो तुम बिजनेस नहीं कर रहे। अगर तुम सोचते हो समाज सेवा करेंगे, उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको समाज सेवा, एनजीओ, एनपीओ बोलते हैं, बिजनेस नहीं बोलते उसको बेटा जी। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तुम बिजनेस करते जा रहे हो, बिजनेस करते जा रहे हो, इस उम्मीद से बिजनेस करते जा रहे हो कि तुम्हें जो फ्रूट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, है ना, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तुम्हें प्रॉफिट भी हो सकता है, तुम्हें लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस बंद हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी है भैया, नहीं पता।
अनप्रिडिक्टेबल है, तो रिस्क तो हमेशा रहता ही है कि प्रॉफिट हो या ना हो या लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों ये अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से बिज़नेस में क्या आ जाता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है कि भैया हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता, हम अंतर्यामी नहीं है, हम श्री कृष्ण नहीं है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए फ्यूचर में कंपटीशन हो सकता है, डिमांड कम हो सकती है, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, कोविड आ सकता है और ये सारी चीजें मेरा एक रिस्क है जो मेरे प्रॉफिट को कम कर सकती है। तो बिजनेस में सामान को प्रोड्यूस करके या परचेज करके सेल करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो और प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, पर बिजनेस में रिस्क होता है क्योंकि हमें नहीं पता, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हो गई बात, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, यही बनती है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक हो गई बात। अब देखो प्रॉफिट क्यों कमाना है, प्रॉफिट क्यों कमाना है। अगर एक बिजनेस को खुद को सरवाइव करना है तो प्रॉफिट चाहिए। क्यों? फ्री में सामान कोई किसी को बेच नहीं सकता उम्र भर। एक बार तुम अपने पापा के पैसे पे बिजनेस खोल भी लोगे, उम्र भर पापा भी पैसे नहीं देंगे। एक बार इन्वेस्टर से पैसा लेके बिजनेस खोल भी लोगे, उम्र भर इन्वेस्टर भी पैसा नहीं देगा। तो आपको अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए इतना पैसा तो चाहिए कि जिसमें तुम्हारी कॉस्ट तो कम से कम कवर हो जाए। ठीक है। अब अगर सरवाइव हो पा रहा है, अगर कॉस्ट कवर हो पा रही है, अब तुम चाहते हो कि मैं ग्रोथ और एक्सपेंशन करूं, अब मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। अब तो सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ बिजनेस ही चले, घर भी तो चलाना है, अपना घर भी तो चलाना है, अपना खुद का भी तो उम्र भर कुछ ना कुछ करते रहना है ना, बच्चों को भी देखना है, इसको भी उसको भी देखना है। तो अब मुझे प्रॉफिट चाहिए ताकि उस प्रॉफिट से मैं अपना घर चला सकूं, अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकूं। उसी प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है और फिर 1 ब्रांच से 2 से 3 से 4 ब्रांचेस खोली जाती हैं। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, मैंने इतना रिस्क उठाया है, दिन रात इतनी टेंशन ली है कि हाय बिजनेस बंद ना हो जाए, उसके लिए मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो तुम जितना ज्यादा रिस्क लेते हो उतना ही ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट हो या ना हो लॉस भी हो सकता है, तो जितना ज्यादा रिस्क लेते हो उतना ही ज्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। रेप्यूटेशन बिल्ड होती है, जो बिजनेस ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है उसकी रेप्यूटेशन ज्यादा होती है, जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं होती। वो तो हम सोचते हैं अरे ये तो लॉस वाला बिजनेस है, ये तो बेकार बिजनेस है। वो इन्वेस्टर भी उसी को पैसा देते हैं, इन्वेस्टर भी उसी को पैसा देते हैं जिसके बिजनेस में प्रॉफिट होता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो, अगर प्रॉफिट है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कंफर्मेशन फ्रॉम द सोसाइटी कि ये बिजनेस अच्छा है। कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स, आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की कंफर्मेशन हो जाती है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है मतलब आपके कस्टमर आपसे सामान खरीद रहे हैं, मतलब आपके कस्टमर खुश हैं, तो ये एक कंफर्मेशन है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है। ठीक है। इसलिए प्रॉफिट जरूरी है। चलो, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिजनेस होता है एक ऐसी चीज जिसमें तुम अपना सामान बना के बेचते हो, है ना। प्रोफेशन में तुम अपनी सर्विसेज देते हो और एम्प्लॉयमेंट में तुम अपने बॉस को अपनी सर्विसेज देते हो, अपने बॉस के अंडर किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो। ठीक है। बिजनेस कैसे शुरू होता है, अगर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है तो वो एक डिसीजन लेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा, बिजनेस खोल लेगा। प्रोफेशन में जाने के लिए तुम्हें एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे कि सीए बनने के लिए तुम्हें आईसीएआई नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर तुम्हें सीए के सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें सीए का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर तुम प्रोफेशनल बन जाओगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तुम्हें जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। इसके अंदर, बिजनेस के अंदर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज देते हो खरीद के, परचेज करके या प्रोड्यूस करके। प्रोफेशन में तुम अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज देते हो। एम्प्लॉयमेंट में जो भी तुम्हारा एग्रीमेंट के अंदर तुम्हारे बॉस तुमसे बोलेंगे करने को वो तुम करते हो। बिजनेस में तुम प्रॉफिट कमाते हो, एम्प्लॉयमेंट में तुम सैलरी और वेजेस कमाते हो। प्रोफेशन में तुम्हें एक फीस मिलती है, डॉक्टर की फीस, सीए की फीस, लॉयर की फीस, टीचर की फीस। ठीक है। तो प्रोफेशन में तुम्हें फीस दी जाती है। ठीक है। बिजनेस में तुम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोफेशन में कम इन्वेस्टमेंट करते हो और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है। एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो तो रिस्क भी नहीं है।
ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी, पैसा डूबने का रिस्क भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने ₹10 लगाए हैं तो रिस्क भी ₹10 के डूबने का है। मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो रिस्क भी 10 लाख रुपए का है। तो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा होगा। प्रोफ़ेशन में इन्वेस्टमेंट कम होगी, रिस्क कम होगा। एम्प्लॉयमेंट में तुम इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हो, तुम तो ऑफ़िस में जाते हो, पैसा लेके आते हो, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, ठीक है? बिज़नेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हें फ़ॉलो नहीं करना। प्रोफेशन में तुम्हारी प्रोफेशनल बॉडी तुम्हें रूल बताएगी, तुम्हें उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वरना तुम्हारा लाइसेंस तुमसे छीन लिया जाएगा। और एम्प्लॉयर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में जो भी रूल्स रेगुलेशन बोलेगा, इतने बजे आना है, इस ड्रेस कोड में आना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये हो गया बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं मेरे पास एक केस स्टडी। देखो, रीमा एक फैशन डिजाइनर है जिसने अपने खुद का एक छोटा सा बुटीक खोला है। उसने 5 एम्प्लॉइज को हायर किया है, क्लोथ डिजाइन करती है। हर बिजनेस परफॉर्म शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर आग लग गई जिसकी वजह से उसकी इन्वेंटरी डिस्ट्रॉय हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो गए। उसके पिताजी जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि भैया अपना एक ऑनलाइन स्टोर को तू शुरू कर ले ताकि तेरे रिस्क कम हो जाए। बेस्ड ऑन द केस, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क शी फेस्ड। वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पे जो उसके पिताश्री हैं, उसके पिताश्री एक प्रोफेशनल है, पर वो जो कर रही है वो एक बिजनेस कर रही है। और कौन सा रिस्क उसने फेस किया, कौन सा रिस्क उसने फेस किया, उसने नेचुरल रिस्क फेस किया, उसकी फायर लग गई। देखो, कौन सा रिस्क उसने फेस किया। अच्छा, प्योर रिस्क उसने फेस किया, नेचुरल रिस्क किया, पर उसके अंदर भी प्योर रिस्क उसने फेस किया। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें तुम्हारा 100% लॉस होके ही रहेगा। या तो लॉस हो जाएगा या तो लॉस नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट तो कभी भी नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव रिस्क नहीं होता ये। प्योर रिस्क क्या है? या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, पर प्रॉफिट तो नहीं ही हो सकता। आग लगने से कभी किसी का प्रॉफिट हुआ है? नहीं हुआ ना। आग लग गई तो लॉस हो गया, आग नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा। सिंपल बात। पर अगर मैं कहती हूँ तुम्हारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, डिमांड नीचे गई तो लॉस होगा, डिमांड ऊपर गई तो प्रॉफिट होगा, है ना? तो रिस्क है कि डिमांड नीचे ना चली जाए, लॉस हो जाए, पर फायदा भी है, डिमांड ऊपर गई तो प्रॉफिट होगा। इस तरीके के रिस्क को बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव। इस तरीके के रिस्क को बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव। पर इसने जो फेस किया वो स्पेक्यूलेटिव नहीं था, इसने जो फेस किया वो प्योर रिस्क था। आग लगी, लॉस हुआ। आग नहीं लगेगी ऑनलाइन स्टोर में तो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दी मैंने, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? तो रीमा जो कर रही है वो एक बिजनेस कर रही है। रीमा के पिताश्री जो डॉक्टर हैं वो एक प्रोफेशन में है, और 5 एम्प्लॉइज उसने रखे हुए थे तो वो एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है? चलो अगला है चैप्टर नंबर 2, फीचर मेरिट डीमेरिट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किया जाता है, और इंडिया में भी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू फैमिली ही इसको कर सकती है, और एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इसको कर सकती है जिस फैमिली का बंटवारा नहीं हो रखा है, ठीक है? एक ऐसी फैमिली कर सकती है जिसके पास अपनी कोई पुश्तैनी जमीन है, जिसके पास अपनी कोई पुश्तैनी, कोई इनहेरिटेड जमीन है। वो फैमिली उस इनहेरिटेड जमीन के ऊपर मिल करके बिजनेस कर सकती है, ठीक है? ये मैंने तुम्हें कुछ बेसिक डिटेल्स बताई हैं, ठीक है? ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये इंडिया में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर जो है गवर्न होता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इस एक्ट के अंडर आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है? इसमें जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ हो जाती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी अगर इस फैमिली में पैदा होगा तो वो इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा। इसका जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, चाहे वो दादाजी हो चाहे वो दादी जी हो, वो फैमिली का हेड बन जाता है। वो फैमिली में हर चीज का फाइनल डिसीजन लेता है, और उस मेंबर को कर्ता बोला जाता है। जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर जितने भी बाकी सारे मेंबर हैं उनको को पार्टनर बोला जाता है, और उन सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इस फैमिली में हेड कौन होगा? फैमिली में हेड कौन होगा? जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो दादाजी हो या दादी जी हो, कोई भी हो, ओल्डेस्ट होना चाहिए, उसको कर्ता बोला जाएगा। वो फाइनल डिसीजन लेता है, उसके डिसीजन फाइनल होते हैं, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है।
ठीक है। और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं छोटे बड़े, हर एक मेंबर को को पार्सनर बोला जाता है, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा। उन सभी का डिसीजन मेकिंग में रोल होता है, पर वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन हेड लेता है, कर्ता लेता है। और जो को पार्टनर होते हैं उन सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब उनके पर्सनल एसेट को यूज नहीं किया जाएगा बिजनेस के लोन को चुकाने के लिए। ठीक है। मेरिट्स क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट है, क्योंकि पूरा फैमिली है तो पूरा फैमिली मिलके अच्छे से काम करेगा। लेकिन जो हेड है, हेड सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक अकेला बंदा है जो फाइनल डिसीजन ले सकता है, तो क्विक और अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। कंटिन्यूटी है, अगर एक कर्ता की डेथ हो गई, दादाजी की डेथ हो गई, तो अगली अगर दादी जी है तो दादी जी कर्ता बन जाएंगी, बिजनेस चलता रहेगा। एक मेंबर की डेथ के बाद अगला मेंबर कर्ता बनते रहेंगे और बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन है, क्योंकि आपस में पूरी फैमिली है, फैमिली एक दूसरे पे ट्रस्ट करती है, प्यार करती है, तो जो फैमिली है उसकी लॉयल्टी होती है, कोऑपरेशन होती है। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कर्ता के ऊपर डर है कि भैया कर्ता को तो अपना पर्सनल एसेट यूज करना पड़ेगा, कर्ता को तो अपना पर्सनल एसेट यूज करना पड़ेगा किसी भी लॉस के केस में, तो कर्ता हमेशा डरता रहेगा कि भाई अगर लॉस हो गया मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड रिसोर्स है, तुम अपने फैमिली के बाहर से किसी भी आउटसाइडर को बिजनेस में नहीं ला सकते, तो बाहर से पैसा किसी और का तुम बिजनेस में नहीं ला सकते, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। कर्ता डोमिनेशन करता है, कर्ता बोलता है कि भैया मैं ही हूं कर्ता धर्ता और मेरा ही फाइनल हुक्म चलेगा, तो मैं जो बोलूंगा वही होगा, तो इससे भी काफी बार प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का डिफरेंस। पार्टनरशिप को रजिस्टर किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कंपनी को रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। ये तो बड़ा आसान था, इसमें कौन सी बताने वाली बात थी। ठीक है। लीगल स्टेटस, जो पार्टनरशिप है, पहली चीज इसको ऑप्शनल है कि तुम इसको रजिस्टर करवाओ तो भी चलेगा, नहीं करवाओ तो भी चलेगा, पर इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इस एक्ट के अंडर ही। ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर इसको नहीं रजिस्टर करवाओगे तो तुम कंपनी नहीं खोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता अपने पार्टनर से, पर इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है अपने मेंबर से। मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब अगर कोई केस हो जाए बिजनेस पे या ओनर पे, अगर बिजनेस पे केस हुआ क्या वो ओनर को इफेक्ट करेगा? अगर ओनर पे केस हुआ क्या वो बिजनेस को इफेक्ट करेगा? हाँ, अगर यस, अगर इसका आंसर है यस, तो इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये दोनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर इसका आंसर है नहीं, बिजनेस का केस अपना केस है, ओनर का केस अपना केस है ना, ये अपना केस खुद लड़ेगा, ये अपना केस खुद लड़ेगा कोर्ट में जाके। तो अगर इसका आंसर है नो, तो इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, अगर तुमने रिलायंस के ऊपर केस किया तो अंबानी अपने घर में बैठे चिल करते रहेंगे, रिलायंस अपनी केस खुद लड़ेगी, अंबानी को वो तुम हाथ नहीं लगा सकते। अगर अंबानी पे केस हुआ तो रिलायंस कंपनी को हाथ नहीं लगा सकते, इसका ये मतलब है। ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, अगर तुमने मेरी फर्म पे केस किया मतलब तुमने मेरे ऊपर केस किया, तो मतलब मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है। चलो, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि अगर बिजनेस का एक लोन है, जो लोन बिजनेस तो नहीं चुका सकता, तो उसके लिए जो पार्टनर है उसके जितने भी पर्सनल एसेट हैं वो यूज करने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है अनलिमिटेड। जब तक पार्टनर का पूरा घर खाली नहीं हो जाता तब तक तुम पार्टनर के हर एसेट को यूज करोगे बिजनेस के लोन को चुकाने के लिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिलायंस कितना भी बड़ा घपला कर ले, तुम अंबानी जी के पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। बायजूस ने कितना बड़ा घपले कर लिए, बायजूस का जो ओनर है रविंद्रन बायजूस, उनके पैसे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो आज भी करोड़पति होंगे, वो आज भी उतना ही लैविश लाइफस्टाइल जी रहे होंगे जो वो बायजूस इससे पहले डाउनफॉल से पहले जी रहे थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का अपना खुद का सब कुछ है, बिजनेस का लोन है तो बिजनेस ही चुकाएगा, ओनर के पर्सनल एसेट को तुम यूज नहीं कर सकते। ओनर कहता है कि मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस लोन नहीं चुका सकता तुम बिजनेस को दिवालिया घोषित कर दो, पर ओनर के घर को, ओनर की गाड़ी को, ओनर की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाओगे, उसको नहीं यूज करोगे लोन देने के लिए।
रीपे करने के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। इसके अंदर अगर तो प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। हजारों लोग होते हैं जो पब्लिक कंपनी में ओनर्स होते हैं, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी, अगर कोई एक भी पार्टनर चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, पर यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर आए, शेयर होल्डर जाए, कंपनी सदा 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 के लिए चलती रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, 5 पार्टनर हैं, कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई, कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया, बाकी के चारों पार्टनर दोबारा से एग्रीमेंट लिखेंगे, दोबारा से सब कुछ करेंगे। पर यहाँ पे हजारों शेयर होल्डर्स हैं, एक शेयर होल्डर दूसरे को शेयर देगा, दूसरा तीसरे को, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलो अगला फिर से मेरे पास एक केस स्टडी आया है, ठीक है। केस स्टडी क्या बोलता है, 4 दोस्त है, ठीक है, ABCD। उन्होंने एक बिजनेस शुरू करना था ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। उन्होंने 5 लाख रुपए हर एक बंदे ने इन्वेस्ट किया। उन्होंने सोचा हम प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे और उन्होंने सोचा हम एक रिटर्न एग्रीमेंट भी बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर कोई एक छोड़ के चला गया तो भी बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा। They also want to ensure कि that if one of them leaves, the business continues, ठीक है। Identify the form of business, ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है और अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये है हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। क्यों हमें ये क्यों पता चला, चारों दोस्त हैं और 4 हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसके अंदर कोई एक ही हो सकता है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ फैमिली हो सकती है। माना आजकल दोस्तों को हम फैमिली मानते हैं पर लीगली तो फैमिली नहीं है ना, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों होती है, वो प्रॉफिट्स के लिए नहीं बनाई जाती, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है। कंपनी जो है, कंपनी की बात भी इसमें करी नहीं गई है, कंपनी की बात भी इसमें नहीं करी गई है कुछ भी, देखो क्योंकि जो कंपनी है वो हमेशा बड़े लेवल पे मोस्टली शुरू करी जाती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी तो नहीं हो सकती क्योंकि 4 ही लोग हैं, 7 लोग नहीं है, तो पब्लिक कंपनी हो नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर एक कंपनी खोलोगे ना तो उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि वांट टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। कंपनी के केस में कंपलसरी हो जाएगा कि भैया करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनानी पड़ेगी। और यू वांट टू हैव, तुमने सोचा कि चल लिख लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो यानी कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन था कि तुम्हें रिटर्न एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना, और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में ही मिल सकता है। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, फैमिली नहीं है, प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। वो उनके पास एक ऑप्शन था कि वो रिटर्न एग्रीमेंट करें या ना करें, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट है, सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट के ऊपर ही काम करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी है, सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, सारे एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। डीमेरिट क्या है, हमें डीमेरिट भी लिखने को बोला है, हाँ डीमेरिट भी हमें लिखने को बोला है। द फ्रेंड्स वांट द बिजनेस टू कंटिन्यू इफ वन ऑफ देम लीव्स बट अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी इज अ मेजर डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने ये चीज यहाँ पर बोली है कि भैया कोई अगर एक छोड़ के भी चला गया तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक छोड़ के चला जाता है तो दोबारा से हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है और दोबारा से पूरे का पूरा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भैया कोई अगर एक छोड़ के भी चला जाए ना अपन चारों में से, तो भी एज इट इज चलेगा, ये नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि अभी तुम्हारी पार्टनरशिप में क्या है, चारों A B C और D, चारों की 1:1 है, चारों एक एक हिस्सा ले रहे हैं प्रॉफिट का। अगर ये चला गया तो इनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि अब ये 1/3 हिस्सा लेंगे, अभी तक 1/4 हिस्सा ले रहे थे, तो नया लीगल एग्रीमेंट इनको बनवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक डिमेरिट है, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो अभी तक चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ी है प्राइवेट लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं कि हमारी सरकार कैसे कैसे बिजनेस कर सकती है, ठीक है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर 3 तरीके के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। देखो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो 100%
गवर्नमेंट ही होती है उसमें, गवर्नमेंट की ही एक मिनिस्ट्री होती है और गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री के अंडर उसमें काम कर रही होती है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, कंपनी के अंदर मैक्सिमम 55% सॉरी मिनिमम 55 51% क्या बोल रही हूँ मैं? गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम 51% जो ओनरशिप है, जो शेयर है कंपनी का, वो सरकार के पास होना चाहिए। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जन्म सरकार करती है, पर इसको चलाते प्राइवेट लोग हैं, समझते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट में बैठते हैं ना बहुत सारे मिनिस्टर, तो हर मिनिस्टर की एक मिनिस्ट्री होती है, यानी एक डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे कि डिफेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, रेलवेज का डिपार्टमेंट हो सकता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट हो सकता है। सरकार की मिनिस्ट्री है, सरकार के अंडर ही इनका सारा काम चलता है। सरकार ही इनका खर्चा उठाती है, सरकार ही इनका प्रॉफिट भी खाती है। इनका बजट भी सरकार के बजट पार्लियामेंट में ही अप्रूव करवाया जाता है। इनका सारा कुछ सेम टू सेम होता है जो गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। रूल्स, रेगुलेशंस, ऑडिट सब कुछ गवर्नमेंट वाला सेम टू सेम होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सरकार एक एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में और उस एक्ट के थ्रू इस कॉर्पोरेशन का जन्म होता है। पर जन्म देने के बाद कुछ एक लोग उसको उसमें अपॉइंट कर देती है गवर्नमेंट टॉप मैनेजमेंट में, और फिर वो लोग अपने आप मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जैसे कि एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी। इन सबको पैदा तो सरकार ने किया पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके, पर ये सारे अपने ऑपरेशंस खुद से करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, अपना पैसा भी खुद उठाते हैं, अपना प्रॉफिट भी खुद ही खाते हैं, अपना खर्चा भी खुद ही करते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके अलग होते हैं, सरकार वाले नहीं होते। इनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनका बजट वहां दिखाया जाता है, ना ही इनका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। ये अपना सारा कार्यक्रम खुद अपने आप करते हैं, ठीक है। फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सिंपल एक कंपनी है। जो कंपनी तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, जो कंपनी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, यही सेम टू सेम कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। पर इसमें जो 51% ओनरशिप शेयर है, एटलीस्ट 51% जो शेयर्स हैं वो सरकार के पास होने चाहिए। 51 से ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 51% होने चाहिए, यानी मेजॉरिटी शेयर सरकार का होना चाहिए। सरकार कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि भेल है, सेल है, यूजुअली गवर्नमेंट उन कंपनीज को चलाती है जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे कि नेचुरल गैस से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, इनको यूजुअली गवर्नमेंट चलाती है। अच्छा, चेंज कैसे हो रहा है सरकार का रोल? तो पहले ना सरकार ही बिजनेस किया करती थी, प्राइवेट लोगों को बिजनेस करने दिया ही नहीं जाता था। अब सरकार बिजनेस कम करती है, प्राइवेट लोग बिजनेस ज्यादा करते हैं। मेजरली 1991 के बाद इंडिया में चेंज आया, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हुआ इंडिया। उसके बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बिजनेस करता है, सरकार बिजनेस कम करने लग गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, पहले सरकार कहती थी कि मैं ही बिजनेस करूंगी, कुछ एक इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर हाथ भी नहीं लगा सकता। अब ऐसा नहीं है, अब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर हाथ लगा सकता है, घुस सकता है, बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सरकार ने अपनी कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, सरकार ने अपने शेयर बेच दिए, पब्लिक ने शेयर खरीद लिए, और अब प्राइवेट सेक्टर सरकारी कंपनियों में भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है और सरकार अब बैकवर्ड एरियाज पे फोकस कर रही है। अब सरकार पूरी हर चीज में नहीं फोकस कर रही। अब पहले सरकार हर चीज में घुसी हुई थी, हर चीज में कुछ भी तुम्हें करना है तो सरकार ही करेगी। अब सरकार ने क्या किया है? प्रॉफिट वाली सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी। ऐसी चीजें जहां पे अमीरों के लिए काम करना है, मिडिल क्लास के लिए काम करना है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और खुद बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में गरीबों के ऊपर काम करने की टुवर्ड्स पहुंच गई है हमारी सरकार, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना चाहती है। वैसे तो यहीं से मुझे समझ आ गया, यहीं से बस इतना पढ़ के ही मुझे समझ आ गया कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगा, क्योंकि कंपनी तो कंपनी है और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो डिपार्टमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही चीज है, वो क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पर आगे पढ़ते हैं। तो प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर मुझे वहां नहीं समझ आया तो मुझे यहाँ समझ आ जाएगा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर क्या सेटअप होता है। ना तो डिपार्टमेंट होता है, ना तो कंपनी होती है। क्या होता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, जिसकी वेल डिफाइंड पावर एंड फंक्शन होंगे। उसका खुद का रेवेन्यू वो खुद मैनेज करेगी, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस अपना खुद का करेगी। उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा, उसके ऊपर सरकार के ऑडिट के रूल्स लागू नहीं होंगे। तो ये कौन सी है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और ये सरकार ने एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश करी है। ये सेम वही बातें जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, आगे आता है बिजनेस सर्विस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज हमें समझना है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी देखो क्या बोलता है। इट सेज दैट एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Insurer undertakes to compensate the insured for the losses suffered. Insured cannot make a profit from the insurance claim. The insured is only compensated for the actual loss, not exceeding the sum insured. तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा 5 लाख का नुकसान हुआ है तो तुम्हारा 5 लाख का ही तुम्हें क्लेम मिलेगा। 10 लाख का नुकसान हुआ है तो 10 लाख का क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस है तुमने 50 लाख की ले रखी है, पर नुकसान 10 लाख का हुआ तो 10 लाख का ही तुम्हें क्लेम मिलेगा। जितना मतलब ये कहते हैं कि अगर तुम नुकसान होने से पहले 50 लाख के मालिक हो ना, तो नुकसान के बाद भी तुम्हें 50 लाख का ही मालिक रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे क्योंकि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, पर हम तुम्हारा फायदा भी नहीं होने देंगे। इंश्योरेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू कि तुम्हारा फायदा हो जाए और 50 लाख वाली चीज का 60 लाख मिल जाए, नहीं। इंश्योरेंस कहती है कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है, जितने का नुकसान हुआ है उतने की तुम्हें भरपाई करी जाएगी। तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं तुम कमा सकते अपने नुकसान में से। दूसरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट बोलता है कि नुकसान होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में आग लग सकती है। अब तुमने इंश्योरेंस लिया था एक्सीडेंट का, पर गाड़ी में लग गई आग, तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे गाड़ी पूरी खराब हो गई पर गाड़ी जल के खराब हुई, एक्सीडेंट से नहीं हुई, और तुमने इंश्योरेंस ले रखा था एक्सीडेंट का, तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि तुमने किस रीजन का क्लेम लिया है। ऐसे तो कल को गाड़ी चोरी हो गई और क्लेम तुमने और इंश्योरेंस तुमने लिया एक्सीडेंट का, तो तुम्हें गाड़ी वापस थोड़ी मिलेगी जब चोरी हो गई तो तुमने जिस रीजन की वजह से इंश्योरेंस लिया है, उसी रीजन की वजह से नुकसान होना चाहिए, उसी रीजन की वजह से तुम्हें क्लेम मिलेगा, वरना तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। तो प्रॉक्सिमेट कॉज यहीं से याद कर लो। कॉज ये कहता है कि जब बहुत सारे कॉजेज हैं लॉस के, तो हम ये चेक करेंगे कि सबसे नियरेस्ट, सबसे मेन डायरेक्ट कॉज क्या था, और अगर उस कॉज के लिए ही तुम्हें इंश्योरेंस मिली है तभी तुम्हें क्लेम भी मिलेगा, वरना तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कि एक घर है वो अर्थक्वेक से भी डैमेज हो सकता है, ठीक है, दैट कॉजेज अ फायर। द इंश्योरर मे नॉट बी लायबल इफ अर्थक्वेक आर नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी। अगर तुम्हारे घर में पहले अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की वजह से आग लगी, तो भी तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, चलो यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं तुमने एक्सीडेंट की इंश्योरेंस करवाई थी, आग की इंश्योरेंस नहीं कराई थी। हुआ क्या? हुआ क्या? तुम्हारी गाड़ी में चलते चलते आग लग गई, आग लगने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। इंश्योरेंस एक्सीडेंट का था, पर पहले क्या हुआ? पहले आग लगी, तो भी तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि रीजन तो फायर था ना। आग नहीं लगती तो एक्सीडेंट नहीं होता, तो आग था ना रीजन, तो और आग की तो तुमने इंश्योरेंस नहीं ली, तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। तो सबसे जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से लॉस हुआ, वही रीजन इंश्योरेंस का भी होना चाहिए, तभी क्लेम मिलेगा, वरना क्लेम नहीं मिलेगा। चले आगे। मिस्टर शर्मा एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक बैंक अकाउंट चाहते हैं जिसमें वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सके। वो एक ऐसी फैसिलिटी चाहते हैं जिससे ओवरड्रॉ भी कर सके वो मनी। ठीक है, याद रखो, अनलिमिटेड, बिजनेस, ओवरड्रॉ। मुझे इन तीनों से समझ आ गया कि ये करंट अकाउंट कह रहा है। टाइप ऑफ अकाउंट लेना चाहता है। अगर एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट लेता है, वो सेविंग्स अकाउंट नहीं लेता। सेविंग्स अकाउंट पर्सनल लोगों के लिए लिया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए लिया जाता है। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में कर सकते हो। ओवर ड्रॉ की फैसिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। तो इन तीनों रीजंस की वजह से
आपको जो है करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका करंट अकाउंट है वो बिज़नेस के लिए होता है, उसमें अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शंस होती है, ठीक है? उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बिज़नेस को मिलती है। वरना सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में या किसी भी और अकाउंट में ये तीनों फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। तो इसको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए हमारे मिस्टर शर्मा को। अगला, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस। एक्सप्लेन एंड ये तो आप छोड़ दो, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में है, पर स्टिल मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर आपकी एक ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तो क्या करोगे? अगर आप ऑफलाइन जाते हो ना, ट्रेडिशनल किसी दुकान में जाते हो, आप दुकान में जाते हो, वहीं पे सामान भी देखते हो, वहीं पे खरीद के आ जाते हो। पर ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता। ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता। आप परचेज़ करने से पहले गूगल पे जाके ढूँढते हो, फिर किसी एक वेबसाइट पे जाके खरीदते हो और फिर कुछ दिनों बाद सामान आपके घर पे आता है। तो जब आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, उसमें 3 अलग-अलग स्टेजेज़ होती हैं। पहले तुम ढूँढते हो, फिर तुम खरीदते हो और फिर सामान डिलीवर किया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत सिंपल है, तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, ठीक है? अगला ई-बिज़नेस के बारे में है हमारा, ठीक है ये? इट इज़ अ पॉपुलर, ये हमारा एक पॉपुलर फैशन ब्रांड है, ट्रेंड्स, ठीक है? जिसके शोरूम पूरे देश भर में हैं। उन्होंने सोचा एक ऑनलाइन स्टोर भी हम खोलते हैं, पर इसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कस्टमर ने बोला पर्सनल टच नहीं है, कंपनी को सिक्योरिटी का हमारी कोई वरी नहीं है, हमारी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन की तुम सिक्योरिटी नहीं रखते हो, हमारा पर्सनल टच नहीं है, ठीक है? तो डिसएडवांटेजेस क्या-क्या तुम्हें यहाँ से समझ आ रहे हैं ई-बिज़नेस के? क्लियरली समझ आ रहा है कि पर्सनल टच नहीं है और सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। जो पर्सनल टच तुम्हें एक दुकान में जाके मिलता है, वो ऑनलाइन नहीं मिल सकता और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं मिल सकती क्योंकि ऑनलाइन आजकल हैकिंग के बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि तुम अपनी एन्क्रिप्शन करवाओ भैया, तुम अपनी वेबसाइट को सेव करवाओ। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स लो जिससे तुम्हारी वेबसाइट सेफ हो जाएगी और जिससे कि कोई भी तुम्हारी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा अपनी कस्टमर के ऊपर फोकस करो, अपनी कस्टमर्स की क्या कहते हैं, कस्टमर से टॉक बात करने के लिए, है ना? कस्टमर सर्विस के ऊपर थोड़ा-सा फोकस ज़्यादा करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है चैप्टर नंबर 6। आर्ग्यूमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट, ये पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है पढ़ा। और बिजनेस एथिक्स के बारे में भी बताना है, बिजनेस एथिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक जो बिजनेस है ना, बिजनेस सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सोसाइटी के बारे में भी सोचे, ठीक है? क्यों सोचे भैया सोसाइटी के बारे में? क्योंकि एक बिज़नेस एग्ज़िस्ट भी करता है सोसाइटी की वज़ह से, ग्रो भी करता है सोसाइटी की वज़ह से। मेरे को कस्टमर चाहिए, कस्टमर कहाँ से आएँगे? सोसाइटी से। मेरे को एम्प्लॉयी चाहिए, एम्प्लॉयी कहाँ से आएगा? सोसाइटी से। मुझे इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? सोसाइटी से। तो भैया मैं सोसाइटी के बिना ना तो एग्ज़िस्ट कर सकती हूँ और ना ही ग्रो कर सकती हूँ। तो मुझे सोसाइटी तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मुझे सोसाइटी का ध्यान भी रखना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अगर मैं अपने कस्टमर से बना के रखूँ, यानी कि अगर मैं सोसाइटी से बना के रखूँ, यानी अगर मैं सोसाइटी का फ़ायदा करूँ, तभी तो उम्र भर के लिए कस्टमर मेरे पास आएगा, तभी तो वो मेरा लॉयल कस्टमर बनेगा। अगर मैंने पहली बार में कस्टमर को लूट लिया, वो दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी भर तुम्हारा बिज़नेस चलता रहे, तो तुम सोसाइटी के अगेंस्ट मत जाओ, सोसाइटी का फ़ायदा कराओ, सोसाइटी लॉयल कस्टमर बन जाएगी और तुम्हारा भी फ़ायदा होता रहेगा। अगर तुम सोसाइटी का फ़ायदा नहीं करते, सोसाइटी के साथ कुछ भी गलत करते हो, तो सरकार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? तुम्हारा बिज़नेस भी बंद हो सकता है, तुम्हें पैसे भी देने पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर तुम सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हो, अगर तुम सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हो। मॉरल जस्टिफिकेशन, इंसानियत भी तो यही कहती है, इंसानियत भी तो यही कहती है कि किसी का बुरा मत करो। इंसानियत भी तो ये कहती है कि किसी के साथ फ्रॉड मत करो, किसी का नुकसान मत करो, गलत मत करो, बुरा मत करो। तो वो बात है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि जो एक बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेसमैन को ना पता ही नहीं होता कि सोसाइटी के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो जिसका काम उसी को साझे। बिज़नेस का काम अपना बिज़नेस करना है, तुम अपना बिज़नेस करो, तुम सोसाइटी से दूर रहो, तुम्हारे को स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तुम मत करो। तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना, तो तुम प्रॉफिट पे ध्यान दो, तुम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। तुम सोसाइटी के बारे में सोच सोच के
अपनी कॉस्ट मत बढ़ाओ। सोसाइटी के लिए कुछ भी करोगे तो बिज़नेस को तो खर्चा पड़ेगा ना। तुम सोसाइटी के बारे में सोच-सोच के अपना खर्चा मत बढ़ाओ। तुम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के बारे में ही सोचो, ऐसा बोलते हैं लोग। कस्टमर के ऊपर ही तो तुम बर्डन डालोगे। अगर एक बिज़नेस सोसाइटी के बारे में सोचेगा, तो कुछ काम करेगा तो उसका खर्चा होगा। कॉस्ट बढ़ाएगी अगर तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगा। अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा तो जो कस्टमर है उसी को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो टेक्निकली सोसाइटी के लिए जो भी काम करा गया वो सारा सोसाइटी ने कहां से निकाला? कस्टमर की जेब से ही निकाला। हम कहते सरकार ने रोड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। भाई मेरे ही तो टैक्स के पैसे से बनाया तूने। तो जितना भी काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिज़नेस भी करेगा, वो भी कस्टमर की जेब से ही वो निकालेगा, अपनी जेब से नहीं देगा। तो ये तो कस्टमर के लिए ही बर्डन है, तो मत करो, ये बोला जा रहा है। और कई बार पब्लिक खुद भी सपोर्ट नहीं करती क्योंकि पब्लिक को लगता है बिज़नेस कर रहा है, हमारे लिए थोड़ी कर रहा होगा। तो वो चाहे आपके लिए कर भी रहा हो, तब भी पब्लिक को लगता है अरे बिज़नेस है, अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। तो इसलिए पब्लिक भी बहुत बार जो है अ, वो क्या नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती एक बिज़नेस को, ठीक है? जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे, ठीक है? फुलफिल चलो। एक और केस स्टडी है मेरे पास। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक कंटेनर्स को, उसको बहुत बैकलैश मिल रहा था क्योंकि प्लास्टिक जो अच्छा नहीं है ना? प्लास्टिक से हार्म होता है हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो जो कंपनी का सीईओ वो बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिसमें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाएंगे। उसने स्पेशल फंड भी बनाया ताकि वो ट्रीज और ज्यादा प्लांट कर सके, फ्री का हेल्थ केयर भी दे सके अपने एम्प्लॉयज को। तो उसने कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी और किस किस के टुवर्ड्स उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी? एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स फुलफिल करी है, देखो एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स उसने फुलफिल करी है, एनवायरमेंट के टुवर्ड्स उसने फुलफिल करी है, ठीक है? एनवायरमेंट के टुवर्ड्स उसने फुलफिल करी है कि एनवायरमेंट को खराब नहीं करना है। और उसने क्या किया है, स्पेशल एक फंड बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो फिलैंथ्रोपी। मतलब जो लोग दान वगैरह करते हैं, जो लोग अपने पैसे से दूसरों की मदद करते हैं, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जा रहा है। तो उन्होंने एक फंड भी बनाया, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया और एम्प्लॉइज के लिए भी जो है उन्होंने काम किया, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस उन्होंने करी है क्योंकि वो एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम किया, एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने काम किया है और कस्टमर के लिए काम किया है क्योंकि कस्टमर को इको फ्रेंडली अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर के लिए भी बेनिफिट होगा। प्लास्टिक से आजकल तो बोलते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो हार्मफुल होता है। तो ध्यान रखो इस चीजों का, ठीक है? चलो, एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, एक बिजनेस का क्या क्या दायित्व होता है? कस एम्प्लॉइज को अच्छा पैसा दो, टाइम पे पैसा दो। एम्प्लॉइज से ओवर टाइम काम मत कराओ, एम्प्लॉइज को बिना बात के उनका पैसा मत काटो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो फाइनेंशियली। एक अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दो जहाँ पे साफ पानी, साफ हवा, केमिकल्स ना हो, एक्सीडेंट का डर ना हो, साफ सुथरी फैक्ट्री हो, अच्छी जगह हो, ठीक है? ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो ताकि एम्प्लॉय जिंदगी में, करियर में आगे कुछ बढ़ सके, आगे कुछ और कर सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है? और उनको फेयर ट्रीटमेंट दो, उनके साथ कास्ट, जेंडर, रीजन, रिलीजन किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ठीक है? उनके साथ गलत मत करो। सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करो, जैसे कि स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, पार्क बनाओ, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लोगों को पैसा दो, है ना? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके तो भी सोसाइटी का भला होगा। और फिलेंथ्रोपी करो यानी कि डोनेशन करो, दान धर्म करो, अच्छी चीजें हैं, ठीक है? फिर गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, गवर्नमेंट आप क्या क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट के टैक्सेस टाइम टू टाइम पे करो, लॉज का ध्यान रखो और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है? अगर तुम टैक्सेस दोगे तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट उस पैसे को उठा के सोसाइटी के टुवर्ड्स यूज कर पाएगी, है ना? अगर तुम लॉज को नहीं तोड़ोगे, इसका इसका मतलब तुम ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर लॉ तोड़ रहे हो तो लॉ तो इसीलिए बने हैं ना ताकि लोगों को गलत चीजों को रोका जा सके। तो अगर तुम लॉ नहीं तोड़ोगे तो भी ऑब्वियसली वो सोसाइटी के लिए ही बेटर होगा, है ना? और सरकार के साथ कोऑपरेट करो, ठीक है? सरकार को वरना तुम्हारे साथ धक्का करना पड़ेगा, जेल में डालो, बिजनेस बंद करो, फाइन लगाओ, है ना? तो वो सब नहीं हो, उसके लिए सबके लिए ये चीज बेटर है, ठीक है? इसके आगे मेरे पास कुछ एक केस स्टडीज है जो कि ये पूरे का पूरा पीडीएफ आपको जो है नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे, उस पे मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां पर मैंने हर एक चैप्टर की कुछ एक एडिशनल केस स्टडीज डाली है,
मैंने कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आज की क्लास में कवर करा दिए। इसके अलावा टोटल 12 मैंने और केस स्टडीज डाली हैं, जो कि आप आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, है ना? इन सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कवर करवाए हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो ये सारी की सारी केस स्टडीज भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इन सारी केस स्टडीज को खुद से सॉल्व करो, खुद से आंसर करो और फिर आंसर को चेक करो, फिर पढ़ो। इससे तुम्हारा जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन पेपर के लिए हो जाएगी। आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। इकोनॉमिक्स के भी ऐसे ही मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, माइक्रो का भी, स्टैटिस्टिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? कुछ भी और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहीं डाउट है तो वो भी बताना। कुछ अच्छा लगे तो वो तो बता ही देना, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।